नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 9 के परिपूरक पाठ वैचित्र्यमय आसाम से चाय जनगोष्ठी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। असम में विभिन्न समय विभिन्न प्रांतों से अनेक निगोष्ठियों का प्रवचन हुआ है। असम में विभिन्न समय, अगर इतिहास में देखा जाए तो असम में विभिन्न समय विभिन्न जगह से विभिन्न निगोष्ठियों का, निगोष्ठी मतलब छोटे जाति का आगमन हुआ है, प्रवचन हुआ है। भारत के कई राज्यों से चाय जनगोष्ठी के लोग आसाम में आए थे। भारत के विभिन्न राज्य से चाय जनगोष्ठी के लोग आसाम में आए थे, लेकिन इस जनगोष्ठी के लोगों का प्रवचन स्वाभाविक नहीं था। लेकिन इन जनगोष्ठी का जो प्रवचन है, आना जो है, ये स्वाभाविक नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय मजदूरों की ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए भारत के विभिन्न इलाकों से मजदूरों को जुटाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? चाय जनगोष्ठी, चाय के मजदूरों के लिए, चाय उत्पन्न करने के लिए जो लेबर की ज़रूरत होता है, उनके लिए इसके ज़रूरत को मिटाने के लिए, इस ज़रूरत को पूर्ति करने के लिए, मजदूरी की कमी जो होता है, लेबर की कमी हो गया था, तब उस मजदूरों की कमी को मिटाने के लिए उन लोगों ने भारत के विभिन्न इलाके से, विभिन्न स्थानों से उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को जुटाया था, बहुत सारे लोगों को लाए थे। कंपनी ने सन 1835 से ऊपरी असम के चाबुआ में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से चाय की खेती शुरू की। और कंपनी ने क्या किया? इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1835 से ऊपरी असम में जो चाबुआ चाय बगीचा है, उनमें सबसे पहले व्यवस्थित रूप से, मतलब सिस्टमेटिक वे से चाय की खेती शुरू की। उन लोगों ने उधर में चाय की खेती शुरू की थी। इसके 4 साल के बाद आसाम चाय कंपनी, द असम टी कंपनी की स्थापना हुई। इसके 4 साल के बाद असम टी कंपनी की स्थापना हुई। असम चाय कंपनी के अंतर्गत चाय खेती का धीरे धीरे विस्तार होता गया और असम चाय कंपनी, इस कंपनी के बदौलत ही असम में चाय खेती का धीरे धीरे विस्तार हो गया। असम पूरी तरह से मशहूर हो गया। लेकिन ज़रूरत के अनुसार स्थानीय मजदूरों का अभाव था। लेकिन जितना ज़रूरत था अभी कंपनी को, उतने मजदूर उनको नहीं मिल रहे थे, उतने लेबर उनको नहीं मिल रहे थे। इसलिए चीन और भारत के विभिन्न इलाकों से मजदूर जुटाने का विचार किया गया। इसलिए क्या किया कंपनी ने कि चीन और भारत के विभिन्न इलाके से मजदूर जुटाने का उन लोगों ने विचार किया। उन लोगों ने ये निश्चय किया कि बाहर के लोगों को अभी लाया जाएगा ताकि ये मजदूरी की कमी मिटाया जा सके। इसके लिए कंपनी ने कुछ बिचौलियों को नियुक्त किया था। बिचौलियों का मतलब होता है ब्रोकर या दलाल, सोच लो, ऐसे लोगों का नियुक्त किया था उन लोगों ने। इन बिचौलियों ने क्या किया था? इन दलाल लोगों ने, इन ब्रोकर लोगों ने क्या किया था? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मद्रास आदि स्थानों से मजदूर का संग्रह किया था। इन बिचौलियों ने क्या किया? सभी जगह पर, जितने भी जगह का नाम बोला है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी जगह पर उन लोग गए और उधर से मजदूरों को लेकर असम में चले आए। इस तरह असम में मजदूरों को लाने के कार्य को मजदूर चालान कहा जाता है। इसलिए इस तरह असम में जितने मजदूर को लाया गया, इसको मजदूर चालान कहा जाता है। मजदूर चालान 2 प्रकार का होता है। मजदूर को लाने का जो सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है गिरमिटिया चालान और दूसरा होता है आरकाठिया चालान। एक होता है गिरमिटिया चालान और दूसरा होता है आरकाठिया चालान। लिखित समझौते, एग्रीमेंट, मतलब लिखित समझौते या एग्रीमेंट के अनुसार निश्चित समय के लिए मजदूर को लाया जाना गिरमिटिया चालान कहलाता है। मतलब लिखित एग्रीमेंट के बदौलत जिन मजदूरों को लाया जाता है कि आप 1 साल के लिए हमारे इधर में काम करोगे, ऐसे एग्रीमेंट के बदौलत जिन लोगों को लाया जाता है उनको कहा जाता है गिरमिटिया चालान। और समझौते के बगैर और कोई भी एग्रीमेंट के बिना छल बल कौशल से लाए गए, मतलब बल के साथ, छल के साथ, चालाकी के साथ किसी को भेला फुसला कर जो लोगों को लाया जाता है, उस मजदूरों को आरकाठिया चालान कहा जाता है। उनको आरकाठिया चालान कहा जाता है, जिसको छल बल से धमकी दे के लेके आते हैं, ऐसे लोगों को आरकाठिया चालान कहा जाता है। चाय कंपनी ने 19वीं शताब्दी के मध्य हिस्से में हजारीबाग जिले से सबसे पहले 652 मजदूरों का संग्रह किया था। 652 मजदूरों का संग्रह किया था उन लोगों ने हजारीबाग जिले से। किंतु ये मजदूर असम नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जितने में मजदूर उन लोगों ने जमाया था, वो सभी मजदूर असम में आकर नहीं पहुंच पाए। बीमार होकर आधे मजदूरों की मौत रास्ते में हो गई। बीमार हो गए थे ये आधे 652 मजदूरों में से आधे मजदूर बीमारी के कारण
आधे रास्ते पे ही वो लोग मर गए और बाकी लौट गए और बाकी इनसे डर के वापस चले गए। इसके बाद छोटा नागपुर से कंपनी ने बिचौलियों के द्वारा मजदूरों का संग्रह किया। इसके बाद उन लोगों ने क्या, छोटा नागपुर नामक जगह से उन लोगों ने बिचौलियों के द्वारा, दलाल के द्वारा सहायता से उन लोगों ने उधर से मजदूर को लाना शुरू किया। इनमें से भी कुछ मजदूर असम में पहुंचने में सफल हुए। इनमें से कुछ ही मजदूर, थोड़ा बहुत मजदूर असम में पहुंच पाए। शेष मजदूरों की मृत्यु रास्ते में ही हो गई। शेष मजदूरों की मृत्यु रास्ते में ही होगी किसी अज्ञात कारण से, या कुछ कारण होगा, अभी लिखा नहीं इधर। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों की संख्या बढ़ती गई। लेकिन ऐसे बिचौलियों ने जगह जगह से लोगों को लाते लाते मजदूरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। सन 1877 में समझौते के अंतर्गत एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत लाए गए मजदूरों की संख्या 46,765 हो गई थी। 46,765 लोग हो गई थी मजदूरी की संख्या। बाहर से लाए गए हैं इतने लोगों को। भारत के विभिन्न प्रांतों से मजदूर आए थे। भारत के विभिन्न जगह से मजदूर आए थे। इसलिए उन लोगों की जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, संस्कृति भी में विभिन्नता थी। इसलिए विभिन्न राज्यों से आए थे, इसलिए उन लोगों की जाति, वर्ण, संस्कृति, भाषा सब कुछ अलग अलग थी। असम में चाय बागान के एक ही माहौल में उनको काम करना पड़ रहा था। और असम में जैसे आए, चाय बागान के एक ही माहौल में, एक ही जगह पर रहकर, एक ही कंपनी में रहकर, बाहर के बहुत देशों के लोग इधर में आके एक जगह पे अगर काम करते हैं तो उनका रहन सहन भी उसकी तरह हो जाता है। अगर आप लोग भी इधर से बाहर लंदन में जाके किसी कंपनी में काम करोगे तो उधर में रहते रहते आप लोगों का भी उनकी जैसा आदत बन जाएगा। तो ऐसे इन लोगों का भी हो गया। वो लोग बाहर से आए थे लेकिन इधर में आके चाय जनगोष्ठी के लोगों के साथ एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, शुरुआत में कुछ असुविधा होने पर, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत परेशानियां हो रही थी उन लोगों को, पर भी समय गुजरने के साथ साथ उनके बीच पारस्परिक संपर्क और सौहार्द का भाव बढ़ता गया। उसके बाद पहले स्टार्टिंग में थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से जुड़ गए। समझौते के तहत आए कुछ मजदूर वापस अपने इलाके में चले गए और समझौते के एग्रीमेंट के द्वारा लाए गए कुछ मजदूर वापस अपने जगह पे चले गए, अपने जिस इलाका से उनको लाया गया उधर में चले गए। लेकिन बाकी इसी असम को अपनी भूमि मानकर बस गए और बाकी इसी असम देश में अपना भूमि, उस भूमि को अपना भूमि समझकर इधर में ही रह गए। असम में स्थायी रूप से रह जाने वाले मजदूरों के बीच एक संपर्क भाषा तैयार हुई और असम में स्थायी रूप पे रहने वाले मजदूरों के बीच एक संपर्क भाषा, एक दूसरे से बातचीत करने का भाषा तैयार हुई, जिसे बगानिया भाषा कहकर पुकारा जाता है, जिसे हम लोग आजकल भी बगानिया भाषा कहते हैं। असल में बागानिया भाषा एक बोली ही है। भाषा में एक्चुअली में बागानिया भाषा एक तरह का बोली है। ये अभी भी भाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। ये एक बोली है, अभी तक भाषा इसको नहीं कहा जा सकता। ये बोली है, लोगों की मुंह की बात है। जैसे हम लोग के सिलेटी, ये कोई भाषा नहीं है, ये एक बोली है। ठीक है। चाय जनगोष्ठी अब असम के समाज जीवन का एक अनिवार्य अंग है। असम के समाज जीवन का, सोशल डेवलपमेंट का ये एक अनिवार्य अंग है। चाय श्रमिकों के पूर्व चाय श्रमिकों की संख्या मिलकर असम में चाय जनगोष्ठी की आबादी लगभग 60 लाख है। चाय श्रमिकों और पूर्व चाय श्रमिकों मतलब अभी के चाय श्रमिक और आगे के जो चाय श्रमिक है उनको मिलाकर असम में चाय जनगोष्ठी की संख्या या आबादी जिसको कह सकते हैं, पॉपुलेशन लगभग 60 लाख है। इनमें हिंदू और ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या अधिक है। इधर में हिंदू लोग ज़्यादा मिलते हैं और ईसाई धर्मावलंबी क्रिश्चियन लोग ज़्यादा मिलते हैं। जो हिंदू है उनमें अधिकतर शाक्त धर्मावलंबी और जड़ उपासक है। जो हिंदू लोग हैं वो शाक्त धर्मावलंबी मतलब शक्ति की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, और जड़ उपासक मतलब पेड़ पौधे पत्थर ऐसे चीज़ों की पूजा करते हैं। वे दुर्गा, काली, मनसा आदि देव देवी की पूजा करते हैं। ये लोग शाक्त उपासक जो लोग थे बगानियों में, वो लोग दुर्गा, काली, मनसा आदि देवी की पूजा करते हैं। अनुकूल ठाकुर के अनुयायियों की संख्या भी कतई कम नहीं है। अनुकूल ठाकुर जो गुरु होते हैं, अनुकूल ठाकुर आप लोगों ने नाम सुना है उनका, है, उनकी भी अनुयायी, उनकी भी शिष्यों की कोई कमी नहीं है। चाय जनगोष्ठी समाज के बीच अनेक जाति, उपजाति और संप्रदाय है। चाय जनगोष्ठी समाज के बीच अनेक जातियों में है, अनेक उपजाति हैं, उनकी छोटी छोटी जातियाँ भी हैं और संप्रदाय तो अलग अलग ही है। इनमें से कुछ है उराम, मुंडा, सावताल, कुर्मी, तांती, घोड़बार, ग्वाला, कोमार, कहार, कालिंदी, किसान, कोयरी, खारिया, खंडाइत,
खोदाल, गौर, गराइक, गंजू, गाजलू, घंसी, गोंद, चौरा, बोराइक, चुरी, सावर, तासा, तेली, तुरी, तेलंगा, साहू, हजाम, नागवंशी, पातौर, धानोवार, पानिका, पोरजा, बाउरी, बाख्ती, बोरोई, बेदिया, भूमिज, भक्ता, मानिकी, माहिली, मोदी, मिर्धा, रविदास, राजूबार, रोहिदास, लोहार, हारी इत्यादि। ये उनका टाइटल में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये सभी उनकी संप्रदाय या छोटी छोटी जातियों में जो विभक्त हुए हैं इनकी परिचय है। असम की ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के बीच चाय बागानों में लंबे समय से रहने वाले चाय जनगोष्ठी के लोग असमिया समाज के अपरिहार्य अंग बने हैं। और असम के ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में रहने वाले बराक वैली में बहुत सारे चाय जनगोष्ठी के लोग आपको मिल जाएंगे हैं। और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। लंबे समय से रहने वाले चाय जनगोष्ठी के लोग असमिया समाज के अपरिहार्य अंग है। ये लोग असमिया समाज के एक अंग है। असमिया भाषा संस्कृति को अपनाकर उन्होंने अपनी पहचान को भी कायम रखा है। असमिया भाषा और उसकी कल्चर को अपनाकर उन्होंने अपनी पहचान को कायम रखा है। अपना जो पहचान है, उन लोगों की जो चाय जनगोष्ठी का जो पहचान है उसको उन लोगों ने कायम रखा है। उन लोगों की अपनी कला संस्कृति, अपने आर्ट्स कल्चर है, आचार व्यवहार है, पूरी तरह लुप्त नहीं हुए हैं। उनकी जो कला संस्कृति है, उनके आचार व्यवहार जो है वो पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। करम तुसु और सोहराई उनके अत्यंत जनप्रिय उत्सव है। करम तुसु और सोहराई ये उनके जनप्रिय उत्सव के नाम है। करम पर्व के झूमर नृत्य गीत चाय जनगोष्ठी समाज की पहचान को उजागर करते हैं। झूमर नृत्य गीत चाय जनगोष्ठी की जो पहचान है उसको और भी उभर कर लाता है। असम के समाज जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर भी चाय जनगोष्ठी समाज कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। समाज जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है असम का समाज। असम जितना भी डेवलप कर रहा है उसके पीछे चाय जनगोष्ठी का बहुत बड़ा हाथ है। फिर भी चाय जनगोष्ठी का जो समाज है वो कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, बहुत मामलों में वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। राज्य की अर्थनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के बावजूद राज्य की अर्थनीति में असम राज्य की अर्थनीति फाइनेंशियल कंडीशन में चाय जनगोष्ठियों का योगदान सबसे ज़्यादा है। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी इन चाय जनगोष्ठियों लोगों की आर्थिक स्थिति, उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है। उनका जीवन स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। उनका जो जीवन धारण के स्तर है वो बाकी लोगों से बहुत पीछे की है। चाय मजदूरों को दैनिक मजदूरी तुलनात्मक रूप से कम मिलती है और चाय मजदूर जो होते हैं उनकी दैनिक मजदूरी, दिन के जो हाजिरी होते हैं वो सबके तुलना में कम मिलता है। उनके बीच निरक्षरता और प्रतिशत राज्य के प्रतिशत से ज़्यादा है। निरक्षरता का हार जो है उधर में इलिटरेट की, अगर बिना शिक्षा जाने लोगों की संख्या गिनती जाए तो राज्यों में सबसे ज़्यादा है। शिक्षा की रोशनी से दूर चाय जनगोष्ठी समाज में अंधविश्वास और कुरीतियाँ प्रचलित है और शिक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से बहुत दूर है वो लोग, इसलिए उन लोगों में अंधविश्वास और कुसंस्कार भरा पड़ा है। कुधारणा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। भूत प्रेत डायन झाड़ फूक मंत्र पूजा अनुष्ठान आदि से भी वे प्रभावित है और भूत प्रेत डायन मंत्र पूजा इन सब में वो लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। असल में वर्षों से बागान प्रबंधन मतलब होता है बागान के जो मैनेजर होते हैं के कठोर अनुशासन, बागान के मैनेजर के कठोर अनुशासन में, कठोर डिसिप्लिन में, कठोर नियंत्रण में और आर्थिक संकट के बीच और आर्थिक कंडीशन किल्लत के कारण, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का खराब होने के कारण जीवन गुजरने की वजह से इनके बावजूद वो अपना जीवन धारण कर रहे थे। बाहरी जगत से चाय मजदूर काफ़ी दूर रहते आए हैं, इसलिए ही बाहरी जगत से हम लोगों के लाइफ से वो लोग बहुत दूर रहते आ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। लेकिन आजकल उन लोगों की स्थिति में, उनकी परिस्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। बागान के जो मैनेजर होते हैं के साथ ही सरकार और अगर कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी, बागान मैनेजर के साथ मिलकर अगर सरकार चाय जनगोष्ठी लोगों के लिए कोई कल्याणकारी, उनका मंगल हो ऐसा कोई कार्य शुरू करेगी तो चाय जनगोष्ठी समाज के लोग समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सक्षम होगी। अगर सरकार उनकी मदद करेगी तो चाय जनगोष्ठी के लोग अभी के समय के साथ लोगों से कदम मिलाकर चल सकेगी। चाय जनगोष्ठी के कई विशिष्ट लोगों ने उल्लेखनीय योगदान किया है। चाय जनगोष्ठी के लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं।
जिनमें से कुछ व्यक्तियों का नाम संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। जिनमें से कुछ व्यक्तियों का नाम आप लोगों को नीचे मिलेगा और उनका संक्षिप्त परिचय भी मिलेगा। मेघराज कर्मकार, एक का नाम है मेघराज कर्मकार। चाय जनगोष्ठी के जिन लोगों ने असमिया भाषा साहित्य चर्चा कर ख्याति अर्जन किया है, नाम अर्जन किया है, असमिया भाषा साहित्य चर्चा कर अपना नाम अर्जन किया है, उनके बीच ऊपरी असम में जमिता चाय बागान के मेघराज कर्मकार का नाम प्रमुख है। उनमें से एक जमिता चाय बागान के मेघराज कर्मकार का नाम भी आता है। वे चाय जनगोष्ठी समाज के प्रथम साहित्यिक पेंशनर है। उनको साहित्यिक पेंशन मिला है असमिया भाषा साहित्य चर्चा की तरफ से। साहित्यिक पेंशन के पहले व्यक्ति वह है। चालुक बचन सहित उनकी कई किताबें प्रकाशित है। उनकी चालुक बचन नाम का एक किताब है। ऐसे बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखा है जो प्रकाशित मतलब पब्लिश भी हो चुका है। असम प्रकाशन परिषद ने मेघराज कर्मकार रचनावली का प्रकाशन किया है और असम प्रकाशन परिषद ने मेघराज कर्मकार रचनावली मतलब उनके द्वारा जितने भी रचना किया गया है, जितने भी कहानी कविताएं जो भी लिखा है, सब कुछ एक ग्रंथ में प्रकाशित किया है। उनका नाम है मेघराज कर्मकार रचनावली। वे बरबरुआ हाई स्कूल में अध्ययन करते थे। वो बरबरुआ हाई स्कूल के शिक्षक थे। संतोष कुमार तपन, मरान के संतोष कुमार तपन की मुंडा जाति चमू परिचय, मुंडा जाति का संक्षिप्त परिचय नामक पुस्तक चाय जनगोष्ठी की पहली प्रकाशित पुस्तक है। ये मुंडा जाति चमू परिचय मतलब मुंडा जाति की संक्षिप्त परिचय मरान के संतोष कुमार तपन की नामक उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक चाय जनगोष्ठी की पहली प्रकाशित पुस्तक है, पहली पब्लिश्ड हुआ किताब है। वे असम चाय जनगोष्ठी छात्र संघ के संस्थापक सचिव थे, फाउंडर सेक्रेटरी थे। सन 1924 में पैदा हुए तपन के पिता का नाम दयाल तपन और माँ का नाम मार्था तपन था। उनके पिता का नाम दयाल तपन और माँ का नाम मार्था तपन था। जोरहाट जेबी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले तपन ने समाज सेवा के साथ साहित्य साधना भी की थी। उन्होंने जोरहाट के जेबी कॉलेज से स्नातक मतलब डिग्री पास किया, उसके बाद उन्होंने समाज सेवा भी किया और साथ में साहित्य चर्चा भी किया। असम के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए। असम के विभिन्न पत्रिकाओं में उनके द्वारा लिखित स्टोरीज कुछ भी वो सब प्रकाशित हुए, पब्लिश हुआ है। सहज सरल जीवन यापन था उनका करने वाले इस महान व्यक्ति का देहावसान 21 नवंबर 1994 को हो गया। 21 नवंबर 1994 को वो मर गए। ठीक है, उनका देहावसान हो गया। साइमन सिंह होर, उनका और एक व्यक्ति का नाम है साइमन सिंह होर। ट्योक के साइमन सिंह होर का जन्म 1929 में हुआ। उनकी जन्म 1929 को हुआ। पिता का नाम मासीराम होर और माता का नाम सारा होर था। उनके पिता का नाम मासीराम होर और माता का नाम सारा होर था। उन्होंने शिवसागर के मिशन स्कूल से, मिशनरी स्कूल जो होता है उनसे शिक्षा जीवन की शुरुआत की। बाद में जोरहाट के जेबी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। जोरहाट के जेबी कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की। सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया था। उन्होंने समाज सेवा की तरफ ध्यान दिया। समाज सेवा, लोगों की सेवा करने के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षण किया। वे उदार मन के थे, उनका मन बहुत बड़ा था, उदार मन के थे। ईसाई धर्मावलंबी होने पर भी हिंदू धर्म का नाम घर बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन का दान किया था। वो ईसाई धर्म मानते थे, ईसाई धर्मावलंबी थे। ठीक है, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म के रामघर मतलब असमिया लोगों का पूजा घर जिसे कहते हैं, उस घर के लिए अपने हिस्से की ज़मीन भी दान किया था। शिक्षा के बारे में सोचकर पिछड़े इलाकों में उन्होंने स्कूल की स्थापना किया था। पिछड़े इलाके मतलब जो पीछे हुए गांव है उस इलाकों में उन्होंने स्कूल की स्थापना भी की। शिक्षा की रोशनी फैलाई और उन गाँवों में भी शिक्षा की रोशनी फैलाई। उनका देहावसान 26 जून 1979 को हो गया। उनका देहावसान 26 जून 1979 को हुआ था। कॉलेज की शिक्षा से शिक्षित इन दोनों व्यक्तियों ने चाय जनगोष्ठी के समाज को एकत्रित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। संतोष कुमार तपन और साइमन सिंह होर, जिन्होंने कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने के बाद चाय जनगोष्ठी के समाज को एकत्रित करने में अग्रणी भूमिका, सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए, इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए दोनों को चाय जनगोष्ठी के समाज निर्माण का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत मतलब आगे लेने वाले जो दूत होते हैं, वाहक जो होते हैं, वो कहा जाता है उनको। देश के स्वाधीनता संग्राम में चाय जनगोष्ठी का विशेष योगदान रहा है। देश के स्वाधीनता संग्राम में भी चाय जनगोष्ठी लोगों का विशेष योगदान, विशेष भागीदारी किया है उन लोगों ने। संग्राम के अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेकर कई लोगों को सरकारी अत्याचार का सामना
करना पड़ा। सरकारी अत्याचार मतलब ब्रिटिश लोगों का जो अत्याचार हुआ था वो 4 जनवरी के विभिन्न लोगों को जगह जगह पर इस अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था और कुछ लोगों को मौत को गले लगाना पड़ा था और इसके वजह से, इस आंदोलन के वजह से, स्वाधीनता आंदोलन के लिए कुछ लोगों को मरना भी पड़ा था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेकर वर्तमान शोनितपुर जिले के तेजपुर एंड घोघरा टी स्टेट की मांगरी उरांव ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी और 1921 में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भाग लेकर शोनितपुर जिले के तेजपुर एंड घोघरा टी स्टेट की मांगरी उरांव नाम के एक व्यक्ति ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। स्वाधीनता संग्राम में जीवन त्याग करने वाले वो असम की पहली महिला शहीद थी। स्वाधीनता संग्राम में जीवन त्याग करने वाले मांगरी उरांव असम की पहली महिला शहीद थी। असम के विदेशी बहिष्कार आंदोलन में भी 4 जनगोष्ठी के लोगों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की और विदेशी बहिष्कार, विदेशी चीज़ों की बहिष्कार, इन सब के मतलब त्याग करना, इन सब के आंदोलन में 4 जनगोष्ठी का सक्रिय भागीदारी रहा। सरकारी दमन, सरकारी चीज़ों की दमन, सरकार की मतलब ब्रिटिश लोगों की चीज़ों की दमन, अत्याचार के शिकार होकर लोगों की जान भी गई है। इस चीज़ के अत्याचार का शिकार होकर लोगों की बहुत ज़्यादा जान गया है। सन 1980 में दरंग जिले के कोपाती चाय बागान के बादना ओरांग असम आंदोलन में जान देने वाले 4 जनगोष्ठी के प्रथम शहीद थे। पहला महिला शहीद का नाम है मांगरी उरांव और दूसरा पुरुष जो स्वाधीनता आंदोलन में अपना जान निछावर किया है उनका नाम है बादना ओरांव। ये दोनों व्यक्ति ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना जान दिया था। ये थी आपकी पाठ। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप लोग मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।